की वैज्ञानिकता है, जितनी वो समृद्ध हैं, और उनकी लड़ाई कई बार आपके और हमारे सामने ये हमको दिखाया जाता है कि साहब हिंदी और तमिल के बीच समस्या है, हिंदी और तेलुगु के बीच समस्या है। वास्तव में सारी समस्या, मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, सारी समस्या की जो जड़ है वो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के मध्य की है। 2011 की और 200 साल ब्रिटिश सत्ता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद 7 दशक पूरी ताकत लगा ली गई, लेकिन 2011 की, अब तो 2021 की जनगणना के आंकड़े भी आ गए हैं, लेकिन वो अंतिम आंकड़े भी मेरे पास कम से कम भाषा के संदर्भ में नहीं है। 2011 की जनगणना के जब आंकड़े आए और उसमें अंग्रेजी जानने वालों की संख्या, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 200 साल इतना श्रम करने के बाद केवल 12% लोगों ने इस देश में कहा कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आता है। उसमें भी वास्तव में कितने लोगों को आता है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये भ्रम फैलाया गया या ये भाषा से जिस तरह से आतंकित करने का कार्य किया गया, इस कारण इस देश में, मेरे देश में, जो अब डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की हम बात कर रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क का विऔपनिवेशीकरण होना जरूरी है, हमने ऐसी चीजों को बहुत बेहतर समझ लिया, क्योंकि वो शासकों की भाषा थी, इसलिए हमने उसको बेहतर मान लिया और अपने को हम उपेक्षित करते गए, अपना जो है उसको उपेक्षित करते गए। अंग्रेजी वास्तव में संदर्भों की भाषा है। कुछ अंग्रेजी के विद्वान भी हैं, मुझे पता चला यहां। एक शब्द मैं आपके साथ, अपने खासकर विद्यार्थियों के साथ साझा करूं, टर्न राइट, यू आर राइट, दिस इज माई राइट। राइट ही शब्द है, वही स्पेलिंग, वही शब्द, लेकिन तीनों में अभी उसका अर्थ बदल जाता है। दाहिने मुड़ो, ये मेरा अधिकार है, मैं सही हूं। सही, दाया, अधिकार संदर्भों की भाषा है। जबकि हमारे यहां खोजना शुरू कीजिए, आपने देखा होगा कि एक शब्द के इतने मायने हैं और हर शब्द की अपनी ऊर्जा है, उसके अभिप्राय हैं, उसका अपना अर्थ है। दूसरे मैं एक प्रयोग आपको और बताता हूं। दुनिया के टॉप 20 जीडीपी के देशों को उठा के देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद, उसी से हमारा तय होता है कि हमारे विकास का पैमाना क्या है, हम कितने विकसित हैं। दुनिया के सर्वोच्च 20 जीडीपी के देश, वो सब आपको अपनी भाषा में लिखने पढ़ने काम करने वाले मिलेंगे। भारत उसमें अपवाद है, 5वें 6ठे नंबर पे हम रहते हैं, हमको अपवाद मान लीजिए। और बॉटम 20 देश उठा के देख लीजिए, बॉटम 20 के देश देखेंगे तो वो सब विदेशी भाषा में काम करने वाले लोग हैं। उसके पीछे कारण है कि वो शासित रहे दूसरे औपनिवेशिक सत्ताओं से। अब क्यों अपनी भाषा जरूरी है, या अपनी भाषा में ही कार्य क्यों, शोध और अकादमिक लेखन होना चाहिए, मैं इसके दूसरे पहलू पे आऊंगा। पहले जरा भाषा पे आपसे थोड़ी बातचीत कर लूं। न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस जितने हुए, वो एक बात स्थापित करते हैं कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो 6ठे सप्ताह में, जब प्रीनेटल एज हमारी 6 सप्ताह का एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, तो उसमें उसके मस्तिष्क में भाषा के केंद्र का विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी मां जिस भी भाषा को बोलती है, जिसमें कार्य व्यवहार करती है, वो हम, जो एक कहावत कही जाती है ना कि मां के पेट से सीख के आए हो क्या, तो हम मां के पेट से ही सीख के आते हैं, वास्तव में सीख के आते हैं। वो हमारे अवचेतन पे वो भाषा छपती जाती है, बनती जाती है, जिस भाषा में मां का कार्य व्यवहार होता है। यानी इसका दूसरा अभिप्राय यह होता है कि हमारा मौलिक चिंतन और हमारे वास्तविक भावों की अभिव्यक्ति केवल और केवल अपनी भाषा में ही संभव है, केवल मातृभाषा में संभव। हम 20 भाषाएं सीख लें दुनिया की, अभी मैं अपना बटन दबा लूं तो शायद आपसे अंग्रेजी में बात करने लगूंगा, लेकिन वास्तव में वो मेरे मस्तिष्क की भाषा होगी, वो मेरे हृदय की भाषा नहीं होगी। ये मेरे हृदय की भाषा है, ये मेरी मातृभाषा है, ये मैंने अपनी मां से सीखा है और गर्भ में रहते हुए से सीखना शुरू किया है। ये जो अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम 800 साल संघर्ष में रहे, तो कभी फारसी का प्रभाव रहा, कभी अंग्रेजी का, इसलिए उस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात, एक मैं खासकर अपने विद्यार्थियों को एक घटना बताऊं इस बात को और स्पष्ट करने के लिए कि मौलिक चिंतन और भावाभिव्यक्ति केवल अपनी ही भाषा में कैसे होती है। एक व्यक्ति जो बहुभाषी था, 15-20 भाषाएं उसको आती थीं, और वो दंभ भरता था हर जगह कि मेरी वास्तविक भाषा क्या है वो कोई नहीं बता सकता। एक राजदरबार में वो पहुंचा और उसने यही घोषणा की कि मुझे तो 20 भाषाएं आती हैं और आप बता ही नहीं सकते कि मेरी असली भाषा क्या है, मेरी मातृभाषा क्या है। राजा साहब बड़े बुद्धिमान थे, कहा ठीक है, इनको मेहमान कक्ष में, अतिथि कक्ष में रोकिए, देखते हैं, कल बात करते हैं इनसे।
रात को कुछ लठैतों को उन्होंने भेजा और कहा ज्यों बाहर निकले लठ मारना शुरू कर दो। ज्यों ही 2 लाठी पड़ी उनके ऊपर, त्यों ही वो अपनी भाषा में रोना और चिल्लाना शुरू कर दिए। वो रोना और चिल्लाना कभी विदेशी भाषा में नहीं हो सकता। अगले दिन उनको दरबार में घुसते हुए बताया गया कि आपकी मूल भाषा ये है। आदमी की जो मूल अभिव्यक्ति होती है, जो मौलिक चिंतन होता है, वो केवल और केवल अपनी भाषा में ही संभव होता है। अब हम पे ये प्रश्न, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, देश भर में कई बार इसी तरह की बातचीत करनी होती है। पूछा जाता है कि आप लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में हम दुनिया में सिरमौर थे, सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। हम ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया को संस्कृत का ककहरा पढ़ाया, पूरी दुनिया से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। अब ऐसा क्या हो गया, अब क्यों नहीं आते? आप कहते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में बहुत उच्च थे, तो या तो वो तब झूठ बोलते थे या अब जो स्थिति है उसको बताइए आप। कम से कम मैं अपने विद्यार्थियों से कहूँ कि मेरा अपना मानना है कि हमने उधार की भाषा में जिस दिन से काम करना शुरू कर दिया, हमने ओढ़ी हुई भाषा में जिस दिन से काम करना शुरू कर दिया, हम उस मौलिक चिंतन से कटते गए। हम वास्तव में उस शोध और उस लेखन से कटते गए। हमने ओढ़ के जो चीज़ें जो प्राप्त की, उसमें कभी वो स्तर हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम दुनिया में जो प्रथम 100 विश्वविद्यालय हैं, उसमें कोई विश्वविद्यालय हमारा नहीं होता। हमारे यहाँ से कोई नोबेल लॉरिएट नहीं होता। हम पहले 100 नाम ऐसे गिना देते हैं जो दुनिया में सिरमौर थे, सुश्रुत से लेकर, और ऐसे सैकड़ों नाम हम गिना देते हैं, आर्यभट्ट और सभी का। लेकिन अब ये स्थिति, सबसे बड़ा कारण यही है। जबकि हिब्रू जैसी भाषा में, आपको आश्चर्य होगा, हिब्रू जैसी भाषा ने 28 नोबेल लॉरिएट्स पैदा किए हैं, 28 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं। भाषा वास्तव में हमारे यहाँ आतंकित करने का काम करने लगी। जबकि ये भी सही है कि कोई भी भाषा 3 से 6 महीने में सीखी जा सकती है। सर, मैं आपको संस्मरण बताऊं, कुछ साल पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक थे प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, इनके पांडे जी, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक स्विट्जरलैंड से एक डेलीगेशन आ रहा है, हमने 45 दिन का भी मॉड्यूल बनाया है कि हम अब हिंदी उनको सिखा के भेजेंगे। विदेशियों को 45 दिन में काम भर की हिंदी सिखा के भेजेंगे। मैंने कहा कैसे करते हैं? 45 दिन में तो बहुत कम है इसको सीखने के लिए, 3 से 6 महीना तो मिनिमम होना चाहिए। उन्होंने कहा पहले दिन ही हम उनको सिखाते हैं चाहिए, और चाहिए सीखने के बाद वो दुकान में, पूरे मार्केट में कहीं भी उनको बता देते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, उंगली दिखाते हैं और कहते हैं ये चाहिए। एक शब्द से उनका कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भाषा का आतंक यहाँ खड़ा किया गया, उससे बाहर निकलना जरूरी है। मस्तिष्क का विऔपनिवेशीकरण बहुत जरूरी है। जो विदेशी, हम विदेश के कूड़ा को भी, वेस्ट के वेस्ट को भी जो बहुत बेहतर मान लेते हैं, और अपने, फिर मैं कहता हूं कि अपने गोल्ड को भी, अपने स्वर्णिम चीज़ों को भी जो बहुत कमतर मान के चलते हैं, उस मानसिक ग्रंथ से हमको छुटकारा पाना चाहिए। एक क्षणिका मैं अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करूं, बहुत अच्छी क्षणिका है, कि मंत्रालय ने दिया निर्देश, क्यों, कैसे हम नहीं निकल पा रहे हैं उससे। और मैं भी कई बार देखता हूं, इतनी लंबी नोटिंग है हमारी फाइल पे हिंदी में, लेकिन नीचे लिखने वाला, उसे लगता है कि हिंदी में लिख देगा तो उसकी नाक नीची हो जाएगी, वो अंग्रेजी ही लिखता है। एक क्षणिका आपके साथ साझा करूं कि मंत्रालय ने दिया निर्देश, हिंदी है हमारी राजभाषा, बढ़ाइए सरकारी कार्यों में इसका प्रचलन। कार्यालय ने जवाब दिया, यस इट हैज बीन नोटेड एंड बीइंग डन। ये जो स्थिति है, ये बड़ी खतरनाक है। जबकि हम एकता में वैविध्य वाले लोग हैं, हम वास्तव में एको हम बहुश्याम हैं। अभी कोई पीछे के सत्र में ये बता रहा था कि भारत में 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में नहीं, दुनिया भर में 7000 भाषाएं हैं। भारत में 1765 भाषाएं हैं। दुनिया भर में 7000 भाषाएं हैं, भारत में 1765 भाषाएं हैं। यानी दुनिया की आबादी का अगर हम अनुपात देखें तो 17% आबादी 25% दुनिया की जो भाषाएं हैं उसमें से 25% भाषाएं बोलती है। ये, और जो क्षेत्रीय और हमारी जो प्रांतीय भाषाएं हैं, वो वास्तव में, हम फिर वही मैं कह रहा हूं कि एको हम बहुश्याम, हम एक हैं। ये जो वैविध्य है वो हमारी मजबूती है, हमारी कमजोरी नहीं है। क्योंकि एक न एक लिंगुआ फ्रैंका, या जिसे हम संपर्क भाषा कहते हैं, वो इस देश में सदैव रही होगी। मैं क्यों इतने विश्वास से कह रहा हूं? केरल से चलकर शंकराचार्य इस पूरे देश में भ्रमण करते हैं, इतने सारे मठों और आमनाय पीठों की स्थापना करते हैं। एक भाषा के बिना ये कैसे संभव है? परशुराम हिमाचल से चलते हैं, केरल पहुंचते हैं। और एक और उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूं कि
सुदूर दक्षिण में बैठी हुई कुमारी कन्याकुमारी अपने वर का वरण करने के लिए सबसे उत्तर में हिमालय पर बैठे शिव की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ये इस देश के एकत्व का प्रमाण है। हमें बताया गया कि साहब आप लोग तो एक है ही नहीं, ये देश तो कभी एक रहा ही नहीं, यहां तो सब भाषा अलग, भूषा अलग, सबके विचार अलग। ब्रिटिशर्स ने यही हम पे थोपा और यही कहकर उन्होंने हम में वो हीन भावना पैदा की। हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति सिखाई थी। हम वो लोग हैं जब उनके यहाँ नेशन स्टेट की कोई अवधारणा ही नहीं थी, जब वो जंगलों में रहते थे, उस समय हमारा विष्णु पुराण उद्घोष कर रहा था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। नेशन की पॉलिटिकल साइंस के लोग बैठे हैं, उन्हें पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के शीर्ष पुरुष यहाँ बैठे हैं, दुनिया के स्तर के मान्य विद्वान, कि नेशन की जो परिभाषा आज भी है वो यही कि नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस, वो एक होने का भाव है। और हम 1600 साल पहले कह रहे थे कि ये पूरा भूभाग भारत है और इसकी संततियां भारतीय हैं। इसलिए इस ग्रंथ से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं की जो ग्रहणशीलता है, जो उसकी वैज्ञानिकता है, उसको भी एक बार देखिए। जो पीयूटी पुट, बीयूटी बट, जियो गो, डीओ डू, कोई वैज्ञानिक, उसमें भी साइलेंट का मसला आ जाता है ना। साइकोलॉजी लिखेंगे पी से, है ना। हमारे यहां जो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, आप उनकी वैज्ञानिकता का अंदाजा लगाइए। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जो उसकी जो शब्द की ऊर्जा है, उसका जो भाव है, वो बहुत जबरदस्त होता है। उसको एक बार जरूर समझना चाहिए अकादमिक लेखन और शोध के लिए। दूसरी ग्रहणशीलता इस तरह की है कि हम किसी भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृत तो हमारी सभी भाषाओं की जननी है ही यहाँ। तुर्की, पश्तो, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिससे हमने, हमारी बहुत सारी भारतीय भाषाओं ने शब्द ग्रहण किए हैं और खूब ठीक से ग्रहण किए हैं। दूसरी एक वैज्ञानिकता मैं आपको और बताऊं, आप कभी आंख बंद करके सुनिएगा, कोई अंग्रेजी बोल रहा हो, बिहार का व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा हो, और आप आंख बंद किए कि बता देंगे कि ये बिहार का कोई है जो अंग्रेजी बोल रहा है। तमिलनाडु का बोल रहा हो वो बता देंगे, उत्तर प्रदेश का बोल रहा हो बता देंगे। लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, मैं रामेश्वरम के मंदिर में आंख बंद करके खड़ा होता हूं, मैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में अगर आंख बंद करके खड़ा होता हूं, काशी के विश्वनाथ मंदिर में अगर आंख बंद करके खड़ा होता हूं, या पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है वहां जब खड़ा होता हूं, मैं जब आंख बंद कर लेता हूं तो मुझे एक बार जब और संस्कृत के श्लोक वहां उच्चारित किए जाते हैं, जब उनका वाचन होता है, तो मुझे अंदाजा नहीं लगता कि मैं कहां खड़ा हूं। मैं ये नहीं जान पाता कि मैं वास्तव में कहां खड़ा हूं। ये वैज्ञानिकता है अपनी भाषाओं की। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने अपनी भाषा के प्रति आग्रह, अपनी भाषा में काम करना पहली बार उस ग्रंथ से, और अब सर उसके सरसाक्षी हैं, उसके बहुत सारी जो पूरी यात्रा हुई है वो इन्हीं लोगों के निर्देशन में हुई है। मैं भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा रहा हूं। इसलिए हमने देखा है कि अब जो परिवर्तन है वातावरण का, पहले किसी को अंग्रेजी वाले मंच पे हिंदी में बोलना होता था या किसी भारतीय भाषा में बोलना होता था, वो 4 बार क्षमा मांगता था और हीन भावना से ग्रसित होता था। अब अंग्रेजी वालों के साथ ऐसा हो गया है कि अब उनको बोलना होता है तो वो 3 बार क्षमा मांगते हैं कि मेरी अकादमिक हिंदी उतनी अच्छी नहीं है या कोई भारतीय भाषा मेरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाए। ये जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और फिर से इस देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने की ओर वाला परिवर्तन है। एनईपी, एक चीज़ और मैं बताऊं खासकर अपने विद्यार्थियों को, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो आज़ादी के बाद का पहला दस्तावेज है जिसमें भारत को विश्वगुरु कहा गया है। पहला सरकारी दस्तावेज है जिसमें भारत को विश्वगुरु कहकर संबोधित किया गया है। शोध और अकादमिक लेखन में जो वर्नाकुलर सोर्सेज की, यानी क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा हुई, उसके कारण, उसके पीछे देखो ध्येय एक ही था कि पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा की उपेक्षा कर देनी है। क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पूरी तरह से एहसास था कि इस देश पे, अगर इस देश की ज्ञान परंपरा की जड़ों पे वो प्रहार नहीं करेंगे तो इस देश पे लंबे समय तक वो शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो 1813 से 1835 का मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूं, उसका इतिहास आप देखेंगे तो पूरा वो 20-22 साल इसी पे उन्होंने लगाया। उस समय ओरिएंटलिस्ट और जो प्राच्यवादी थे और आंग्लवादी थे, उनके बीच ये विवाद शुरू हो गया था।
और पूरी ऊर्जा उन्होंने इसी पर लगाई कि कैसे इस देश की ज्ञान परंपरा की जड़ों पर प्रहार करके इनको इनके वर्नाकुलर सोर्सेज से काटकर, इनके क्षेत्रीय ज्ञान राशि से काटकर, इनकी जो अपनी भाषाओं में जो ज्ञान राशि है उससे काटकर इसको अलग किया जाए। और इसीलिए इस 20-22 साल की कवायद के बाद जब मैकाले अपना स्मरण पत्र देता है, अपना जब मैकाले मिनट आता है, तो जानते हैं क्या लिखता है वो लिखता है वर्नाकुलर एजुकेशन इज नो एजुकेशन। क्षेत्रीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा है उसको हम मान्यता नहीं प्रदान करते। और अचानक इस देश में जो मठों, मंदिरों, मदरसों के माध्यम से शिक्षा चल रही थी, वो जो उसका परसेंटेज था, कहीं 74% उसके पहले आपको मिलता है, उन्हीं के रिकॉर्ड्स में, उन्हीं के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में हमको मिलता है, किसी क्षेत्र में 74%, किसी में 88%, 100% तक क्षेत्रों में हमें साक्षरता मिलती है, जो अचानक घट के 2% हो जाती है, क्योंकि उस समय केवल 2% लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे या किए थे। और जब वो छोड़ के भी जाते हैं तो वो बढ़ के 12% तक 1947 तक होती है। 1835 से 1947 तक केवल 2 से 12% की यात्रा करा के वो जाते हैं। हमारी ये जो स्थिति है कि वर्नाकुलर एजुकेशन इज नो एजुकेशन, काटकर हमसे, इसलिए जो अपनी भाषा में शोध है और अकादमिक लेखन है वो इतना आवश्यक है। अलग बात है कि उस पर अभी हम स्वयं ही नहीं बहुत ठीक हो पा रहे हैं, हम स्वयं ही नहीं गर्व कर पा रहे हैं, हम स्वयं ही कॉपी पेस्ट की तरफ चले जाते हैं। यद्यप प्लेगरिज्म चेक होने के बाद से अब उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसके भी रास्ते कुछ लोग तलाश लेते हैं। इसलिए जो स्तर है वो अगर मेंटेन किया जाए तो बहुत बेहतर, वो उससे हमें बहुत सारे अकादमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ होने वाले हैं। अपनी भाषा, बोलना आसान, समझना आसान, समझाना आसान, लिखना आसान, पढ़ना आसान। पता नहीं, मुझे भी ठीक ठाक अंग्रेजी आती है, आप लोगों का क्या अनुभव है मालूम नहीं, लेकिन जितनी देर में मैं हिंदी का एक पुस्तक पूरा पढ़ के ख़त्म कर लेता हूँ उतनी देर में अंग्रेजी की किताब का आधा पढ़ पाता हूँ। आपके साथ ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, मुझे नहीं मालूम, जबकि मुझे लगता है कि मुझे ठीक ठाक ही अंग्रेजी आती है। लेकिन फिर भी ये अंतर जो है, इसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस पर हम, बाकी भाषा आप कितनी भी सीखिए, इस देश ने हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान किया है जो बहुभाषी होते थे, जिनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। आपको भाषाएं आनी चाहिए। मैं यूपीएससी के बच्चों की कार्यशाला एक बार ले रहा था, मुझे एक चीज़ सूझी, मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। तो मुझे लगता है 400-500 विद्यार्थी बैठे थे, उसमें 1/4 ने हाथ उठाया लगभग कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा तो आपके लिए एक अचूक उपाय है मेरे पास। सभी बड़े उत्सुकता से देखने लगे कि क्या आने वाला है यहाँ से अचूक उपाय, अंग्रेजी नहीं आती तो। मैंने कहा भाई इसके लिए अचूक उपाय यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको सीख लीजिए, और कोई चारा नहीं है। आप उस ज्ञान राशि से अपने को क्यों काट के रखना चाहते हैं, लेकिन गर्व कीजिए और काम कीजिए अपनी भाषा में। गर्व और काम अपनी भाषा में कीजिए। 2 साल पहले मैं जॉर्जिया में था, बहुत छोटा सा देश है। वहाँ के एक डायरेक्टर जनरल से हम लोगों की बात हो रही थी। जब तक वो अपने चैम्बर में बैठे थे उन्होंने बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बातचीत की, लेकिन ज्यों ही वो मीटिंग में आए उन्होंने जॉर्जियन बोलना शुरू कर दिया और उनका एक दुभाषिया उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हमसे बातचीत कर रहा था। एक हिंदी में ट्रांसलेट करने वालों को भी बैठा रखा था उन्होंने। लेकिन ये जो भाव है अपनी भाषा के प्रति, ये जो समर्पण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक अकादमिक आंदोलन की आवश्यकता है, जो इस देश में अब वो आंदोलन शुरुआत उसकी हो चुकी है। आप अपना शोध कार्य, अकादमिक लेखन, पुस्तक समीक्षाओं के साथ भी ऐसा है कि पुस्तक समीक्षाएं, अंग्रेजी की 10 पुस्तकों में से 8 पुस्तकों की पुस्तक समीक्षाएं होंगी, 10 जगह वो रिव्यू छपेंगे, उस पर 10 जगह उन किताबों पे विमर्श होगा। लेकिन हिंदी या भारतीय भाषाओं की किताबों में आंकड़ा उलट जाता है, उसमें से 10 में 2 में भी हो जाए तो मान लिया जाता है कि बहुत है ये। दूसरे जो शब्दावली की एक बात है, आपके उपविषयों में शब्दावली, मैं केवल 1 मिनट अब लूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। रिवोल्ट शब्द उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि विद्रोह कर दिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास में हमने केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पीछे दिनों अमृत महोत्सव के दौरान हमने 56 शब्द ऐसे निकाले थे जो खूब प्रचलन में हैं और जो एकदम उल्टे हैं, जो कभी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं रिवोल्ट किया। अरे भाई, रिवोल्ट तो उनके लिए था ना, हमने तो क्रांति की साहब, हमने तो रिवॉल्यूशन किया, हमने तो क्रांति की, समर किया आपके साथ। लेकिन आप कहते हैं आपने रिवोल्ट किया और उसी को हम लेके चलाते हैं। वो उन्होंने क्रांतिकारियों को कहा टेररिस्ट। आपको शायद नहीं पता होगा, खासकर विद्यार्थियों को, आप विद्वज्जनों को यह जानकारी में होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अभी 3 वर्ष पहले तक वही पढ़ाया जा रहा था, 4 वर्ष पहले तक, कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो सबके लिए टेररिस्ट और टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। यही चल रहा था सर।
तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत खतरनाक हैं। मैं इसी के साथ अपनी बातचीत पूरी करते हुए सोम ठाकुर जी की कुछ पंक्तियां हैं वो आपको अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं कि करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना की, यह अपनी शक्ति सर्जना की माथे की है चंदन रोली। माँ के आंचल से जो माँ के आंचल की छाया में जो हमने है सीखी बोली। यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, यह अपने महके शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। अपने रत्नाकर के रहते, हमारे पास महासमुद्र है इसका, हमारे पास जो भाषा है इसका महासागर है। अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच बहें, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।